हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। तो आज हम अपनी इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में। ब्लूम टैक्सोनॉमी, अगर आप बीएड कर रहे हैं, सीटेट कर रहे हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक पे आपको हर ईयर में क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आज हम लोग ये टॉपिक देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ब्लूम टैक्सोनॉमी इसे हिंदी में ब्लूम का वर्गीकरण भी कहते हैं। ठीक है, अब जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, इसको किसने क्रिएट किया था? वैसे तो ब्लूम ने क्रिएट किया था, बट हम इनका आज फुल नेम देखते हैं। इनका फुल नेम था बेंजामिन सैमुअल ब्लूम। तो बेंजामिन सैमुअल ब्लूम ने 1956 को अपना ब्लूम टैक्सोनॉमी क्रिएट किया था। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं, जो ब्लूम थे ये एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट रह चुके हैं यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में, यानी शिकागो यूनिवर्सिटी के ये साइकोलॉजिस्ट भी रह चुके हैं। आगे देख लेते हैं, ही क्रिएटेड दिस टैक्सोनॉमी इन ऑर्डर टू प्रमोट हायर फॉर्म ऑफ थिंकिंग इन एजुकेशन। उन्होंने टैक्सोनॉमी क्यों क्रिएट किया? ताकि लर्निंग में, एजुकेशन में हायर लेवल की थिंकिंग को क्रिएट किया जा सके। तो इसके लिए उन्होंने कई सारे डोमेन्स बताए थे, कई सारे लेवल्स में लर्निंग को डिवाइड किया था, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इतना हमने जान लिया ब्लूम के बारे में। ब्लूम कौन थे? ब्लूम साइकोलॉजिस्ट रह चुके हैं यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के, और इन्होंने ब्लूम टैक्सोनॉमी इसलिए क्रिएट किया ताकि एजुकेशन में हायर लेवल की जो थिंकिंग होती है, इसको क्रिएट किया जा सके। इतना ही हमें जानना है। ठीक है, अब हम इसके आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग, ब्लूम टैक्सोनॉमी, ब्लूम ने अपनी लर्निंग को उन्होंने थ्री मेन डोमेन में उन्होंने डिवाइड किया था लर्निंग को। यहाँ पे देख लीजिए, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। ब्लूम का मानना था कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन अगर कोई चीज़ सीखता है तो वो इन तीनों माध्यम से, इन तीनों डोमेन से सीखता है। ठीक है, डिफरेंस देख लेते हैं हम तीनों डोमेन में। कॉग्निटिव डोमेन को सबसे पहली बात तो संज्ञानात्मक ज्ञान कहते हैं हिंदी में। जो भी काम हम अपने दिमाग से करते हैं, कोई काम जैसे कि पढ़ाई करना, कुछ नई चीज़ें सीखना, एक्सपेरिमेंट करना, बुक पढ़ना, लैपटॉप सीखना, मोबाइल सीखना, कोई भी चीज़, कुकिंग सीखना, कोई भी चीज़ अगर हम अपने माइंड का यूज़ करके करते हैं, वो किसके अंडर आएगा? कॉग्निटिव डोमेन के अंडर आएगा। यहाँ पे अफेक्टिव डोमेन, जो भी लर्निंग हम अपने इमोशन से सीखते हैं, यानी जो भी लर्निंग इमोशन से, फीलिंग से कनेक्टेड हो, वो किसके अंडर आएगी? अफेक्टिव डोमेन के अंडर। ठीक है, थर्ड है साइकोमोटर डोमेन। ये फिजिकल होता है, यानी इसमें हमें अपना ब्रेन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही हमें इसमें अपनी फीलिंग और इमोशंस की ज़रूरत पड़ती है कोई चीज़ सीखने के लिए। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कोई चीज़ हम लोग फिजिकल, यानी बॉडी मूवमेंट करके ही हम वो चीज़ सीख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, स्विमिंग करना, ठीक है, वॉकिंग करना, जॉगिंग करना, और कोई एक्सरसाइज करना, ये सब चीज़ के लिए हमें ना ही तो इमोशंस की ज़रूरत पड़ती है, ना ही हमारे ब्रेन की, जिसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तीनों आपको आई थिंक समझ में आ गया है। कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। बट आज हम पढ़ेंगे केवल और केवल कॉग्निटिव डोमेन के बारे में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग इसके सब डोमेन्स देख लेते हैं।
सबसे पहले हम देखते हैं कॉग्निटिव डोमेन के सब डोमेन्स। जो ब्लूम थे उन्होंने कॉग्निटिव डोमेन को 6 सब डोमेन में डिवाइड किया था। फर्स्ट है नॉलेज, जिसे हिंदी में ज्ञान कहते हैं। सेकंड है कॉम्प्रिहेंशन, जिसे हिंदी में बोध कहेंगे। थर्ड है एप्लीकेशन, जिसे हिंदी में प्रयोग कहते हैं। फोर्थ है एनालिसिस, जिसे हिंदी में विश्लेषण कहते हैं। फिफ्थ है सिंथेसिस, जिसे संश्लेषण कहते हैं। और लास्ट है इवैल्यूएशन, जिसे क्या कहेंगे, मूल्यांकन। और कॉग्निटिव डोमेन के अंदर ये वाले जो सब डोमेन्स हैं, इसी से आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। बट चलिए हम लोग अफेक्टिव डोमेन की भी सब डोमेन्स देखना ज़रूरी है, ठीक है। इसके अंदर भी सब डोमेन्स हैं, हम लोग देख लेते हैं। रिसीविंग, रेस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, इंटरनलाइजिंग वैल्यू, ये किसके अंदर आते हैं, अफेक्टिव डोमेन के अंदर, ठीक है। थर्ड डोमेन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। थर्ड डोमेन जो है हमारा वो है साइकोमोटर, ठीक है। उसके अंदर कौन कौन से आएंगे, रिफ्लेक्स, बेसिक, परसेप्चुअल, फिजिकल, ठीक है, और स्किल्ड। और लास्ट है नॉन रिकर्सिव। तो ये सभी किसके अंदर आएंगे, साइकोमोटर डोमेन के अंदर। इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया है। बट आज हम ओनली पढ़ेंगे कॉग्निटिव डोमेन के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1956 में, जैसा कि हमने पढ़ा अभी, ब्लूम ने 1956 में अपना टैक्सोनॉमी क्रिएट किया था, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये 6 सब डोमेन्स तैयार किए थे। ये 3 जो आप देख सकते हैं, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, ये तीनों लोअर डोमेन कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, लोअर डोमेन, ठीक है। और ये ऊपर वाला आप देख सकते हैं, ये तीनों किस में आते हैं, ये आते हैं अपर डोमेन में, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था डोमेन्स को। उनका क्या मानना था कि कोई भी इंडिविजुअल अगर कोई चीज़ सीखता है, सबसे पहले उसके बारे में उसको नॉलेज होती है, उसके बाद उसके बारे में वो पता करता है, उसको अंडरस्टैंडिंग होती है, उसके बाद उसे वो अप्लाई करता है, जानने के बाद अप्लाई करता है उसके बाद उसको एनालाइज करता है, उसके बाद सिंथेसिस, और लास्ट में इवैल्यूएशन करता है। लेकिन बाद में क्या हुआ, कई सारे साइकोलॉजिस्ट की टीम ने क्या किया, इसमें रिवाइज किया और 2001 में इसका रिवाइज्ड वर्जन आया, जिसमें कि ना केवल नाम बल्कि इसके पोजीशन में भी चेंजेस आए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इवैल्यूएशन एकदम टॉप पे था, लेकिन 2001 में जब उसमें चेंजेस किया गया, वो यहाँ पे सेकंड लास्ट पोजीशन में हो गया। इसके साथ ही आप नेम भी चेंज देख सकते हैं, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट, क्रिएट, ठीक है। इनका क्या मानना था कि कोई भी इंडिविजुअल है, पहले कोई चीज़ रिमेंबर करता है, उसके बाद उसको समझता है, उसके बाद उसको अप्लाई करेगा, उसके बाद एनालाइज करेगा, इवैल्यूएट करेगा, लास्ट में क्रिएट, यानी अपना कुछ वो क्रिएट करेगा। उन्होंने क्रिएट को सबसे लास्ट यानी सबसे एकदम टॉप पोजीशन पे बताया है, ठीक है। तो ये डिफरेंस था 1956 और 2001 में। उन्होंने इसमें काफ़ी सारे चेंजेस हुए रिगार्डिंग प्लेस एंड नेम्स। इतना आई थिंक समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं, जो आज हमारा पढ़ने का मेन टॉपिक है, कॉग्निटिव डोमेन, जो हमने पहले पढ़ चुका है। किससे कनेक्ट होता है, हमारे दिमाग से, हमारे माइंड से। इट एम्स एट डेवलपिंग द मेंटल स्किल यानी दिमाग की स्किल्स को बढ़ने में हेल्प होता है। अगर हम कोई चीज़ पढ़ेंगे
समझ के पढ़ेंगे तो वैसे ही हमारा क्या होगा, मेंटल स्किल डेवलप होती है। एंड एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, तो जिससे हमें नॉलेज मिलती है, जिससे हमें कोई चीज़ की जानकारी मिलती है। इट ओरिजिनली रिप्रेजेंटेड बाय 6 डिफरेंट डोमेन्स, तो इसके 6 डिफरेंट डोमेन्स है जो हमने देखा है और आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट कौन सा था, नॉलेज, ज्ञान। इट इन्वॉल्व्स द रिकॉल ऑफ मैथड और प्रोसेस, यानी कोई चीज़ को याद करना, रिमेंबर करना किसके अंडर आएगा, नॉलेज के अंडर आएगा। किसी चीज़ के बारे में अगर हमें ज़्यादा जानकारी नहीं भी है तो थोड़ा बहुत अगर हमें उसका बेसिक नॉलेज भी है तो वो किसके अंडर आता है, नॉलेज के अंडर। ठीक है, जैसे कि अगर टीचर कहती है कि आज मैं तुम्हें नाउन पढ़ाऊंगी, भले ही नाउन हमें नहीं पता लेकिन हमने नाउन के बारे में सुना हुआ है, तो किस में आएगा वो, इस पोजीशन में, यानी नॉलेज की। आगे देखते हैं कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन को कहेंगे बोध या तो अंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हैं। इट रेफर्स टू टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग वेयर इंडिविजुअल अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग टॉट और कम्युनिकेटेड। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल है उसको तो नॉलेज पहले मिल गई नाउन के बारे में कि हाँ नाउन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। लेकिन सेकंड पोजीशन में अगर उसको नाउन के बारे में मालूम चल गया कि नाउन क्या है, कितने टाइप्स होते हैं, वो कौन सी पोजीशन में आया, कॉम्प्रीहेंशन के बारे में, कॉम्प्रीहेंशन वाली पोजीशन में सेकंड लेवल पे, कि उसे नाउन के बारे में अब मालूम चल गया है। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन। अब कोई चीज़ पता चलती है उसके बारे में उसके बाद हम क्या करते हैं, उस चीज़ को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अगर उसको नाउन के बारे में समझ में आ गया तो वो क्या करेगा, अप्लाई करेगा। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको लास्ट में अच्छे से एग्जाम्पल भी बताऊंगी। फोर्थ है एनालिसिस। Individual distinguishes, classifies and rates the assumption or structure of statement or questions। यानी क्या होता है, स्टेज पे जो इंडिविजुअल होता है वो डिस्टिंग्विश करता है, डिफरेंस अगर उसके बारे में नॉलेज मिल गई, अप्लाई कर दिया, उसके बारे में उसको काफ़ी नॉलेज मिल गई, उसके बाद वो उसके बारे में तर्क वितर्क करेगा कि इसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या सिमिलैरिटीज़ है और क्या डिससिमिलैरिटीज़ है। ठीक है, क्वेश्चंस उठाएगा। ठीक है, आगे है सिंथेसिस। आप लोग ध्यान दीजिए क्योंकि मैं आपको लास्ट में एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से समझाऊंगी। सिंथेसिस, संश्लेषण, मतलब कलेक्टिंग ऑल द एलिमेंट्स एंड पार्ट्स, मतलब ओवरऑल देखना उस चीज़ को जिसको उसने अप्लाई किया है, एनालाइज किया, उसको ओवरऑल देखना, पूरी तरीके से उसको जांचना और परखना। ठीक है, लास्ट है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन देना। तो अगर हम अप्लाई कर देते हैं उसके बाद जब हमें सब कुछ पता चल जाता है, हम बाद में अपना फीडबैक देंगे कि ये ठीक है या नहीं, हमें समझ में आया या नहीं। फीडबैक लास्ट में होता है। ये इसका रेस्ट पार्ट है किसका, इवैल्यूएशन का। ठीक है, ये रेस्ट पार्ट है, द वैल्यू ऑफ मटेरियल्स एंड मेथड्स। ठीक है, तो अब हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। जैसे कि अगर हमने कोई नई टीवी खरीदनी है, ओके, हमने कोई नई टीवी खरीदनी है, हमने इस पर्टिकुलर टीवी के बारे में सुन के रखा हुआ है, कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड की कंपनी के बारे में हमने सुन के रखा है। अब हमें उसके बारे में सुन के रखा है बट ज़्यादा कुछ नहीं पता है, बट उस कंपनी के बारे में सुन के रखा है, टीवी के बारे में, स्मार्ट टीवी के बारे में हमने जान के रखा है। किस में आएगा, हम कौन से पोजीशन में हैं, नॉलेज में। क्योंकि हमें भले ही वो टीवी चलानी नहीं आती, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं पता है, लेकिन उस कंपनी के बारे में, उस पर्टिकुलर टीवी के कंपनी के बारे में हमने सुन रखा है। तो किस में है हम लोग, कौन से लेवल पे है, नॉलेज। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कॉम्प्रीहेंशन, बोध। तो यहाँ पे हमने कई सारे लोगों से पता लगाया उस टीवी के बारे में कि क्या क्या वो टीवी में खासियत है। ठीक है, और किस तरीके से वो टीवी चलाई जाती है।
ठीक है, वो टीवी किस तरीके से काम करता है, स्मार्ट टीवी किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो हम कौन से लेवल पे हैं यहाँ पे, कॉम्प्रिहेंशन। उसके बाद एप्लीकेशन, अब हमने इसके बारे में बहुत कुछ जान लिया, उसको कैसे ऑन करना है, कैसे वो काम करता है, सब कुछ जानने के बाद हमने अप्लाई किया, उसको चला के देखा किस तरीके से चल रहा है। ठीक है, किस तरीके से वर्क कर रहा है टीवी, हमने अब मतलब चलाना शुरू कर दिया। हमने हर चीज़ जो हमें जानना था उस पर्टिकुलर के टीवी के बारे में हमने जानना शुरू कर दिया। हमने उसे, अगर वो स्मार्ट टीवी है, हमने उसे चलाना शुरू कर दिया, देखना शुरू कर दिया कि किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद है एनालाइज। तो अब हम क्या करते हैं, जजिंग करने लग जाते हैं कि इसमें कौन कौन सी, अगर हमने चलाना शुरू कर दिया तो हम तो उसमें ढूंढेंगे ही उसकी गलतियाँ, उसकी अच्छाइयाँ ढूंढेंगे कि हाँ ये टीवी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, और ये स्मार्ट टीवी है तो इसमें काफ़ी, जो एक नॉर्मल टीवी होती है उसकी अपेक्षा, उसके कंपैरिजन में ये वाली टीवी काफ़ी फास्ट है, काफ़ी सारे इसमें हमें इसके फ़ायदे देखने को मिल रहे हैं। भले ही ये टीवी थोड़ी महंगी है तो क्या है, लेकिन ये टीवी हमें बहुत सारे इससे हमें एडवांटेज मिल रहे हैं। तो इस तरीके से हम अपना मन बनाने लग जाते हैं। ठीक है, कि मतलब हम उसमें अच्छाइयाँ बुराइयाँ ये सब देखने लग जाते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो सिंथेसिस। सिंथेसिस में क्या है, हम उसको ओवरऑल जज करते हैं, ओवरऑल जज करते हैं ताकि हम अपना फीडबैक दे सकें। जैसे कि उसमें हमें कई सारी गलतियां भी नज़र आ रही है, कई सारी उसमें अच्छाइयाँ भी नज़र आ रही है, तो हम क्या करेंगे, उसको ओवरऑल देखेंगे, पूरी तरीके से देखेंगे कि इसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या इसमें बुराइयाँ हैं, क्या हमें लेना चाहिए, खरीदना चाहिए टीवी या नहीं खरीदना चाहिए। हम उसको ओवरऑल पूरी तरीके से चेक करते हैं। ठीक है, और लास्ट में हम इवैल्यूएशन करते हैं। अगर हमें वो टीवी अच्छी लगती है, ठीक है, तो हम उसे पास कर देते हैं कि हम लोग ये टीवी, अब मैं ये टीवी